इन्वर्टर एसी सप्लाई को पहले तो डीसी में करता है, फिर डीसी को दोबारा एसी में करता है, इस दौरान और भी कुछ करता है वो, ठीक है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं टावर्स के, ठीक है। ये आपकी जो पावर सप्लाई को थोड़ा बहुत अफेक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, वोल्टेज का कहीं हाई वोल्टेज का मिली सेकेंड्स के लिए सही झटका पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ये चीज़ें डैमेज करती हैं। एक तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों से प्रोटेक्शन का निज़ाम लगा होता है। इन्वर्टर का एक्चुअल में ये फंक्शन नहीं है, ये सादा एसी में भी होता है, लेकिन आगे जो मैंने बताया डीसी में कन्वर्ट करके दोबारा एसी में करता है, ये इन्वर्टर का फंक्शन है। लेकिन वो सिंगल फेज एसी को 3 फेज एसी में करता है। 3 फेज एसी वो नहीं जो आपको ट्रांसफार्मर से मिलती है, ये 3 फेज ख़ास तरह की होती है। उस्मान दे अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, एक उस पास से वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जो डीसी मोटर होती है, अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा कर दो उसके, तो स्पीड उसकी कम या ज़्यादा हो जाएगी। मान है, इसको भी रख दो, बात करोगे तो आपकी मोटर की स्पीड भी कम या ज़्यादा हो जाती है। एसी मोटर के वोल्टेज कम या ज़्यादा करो तो स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। वोल्टेज कम करोगे वो करंट ज़्यादा खींच लेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा करोगे करंट थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ऐसी सूरत में उसने पावर अपनी मेंटेन रखनी है। एसी मोटर ने अपनी पावर मेंटेन रखनी है, अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स रखनी है। मुसलसल हाई वोल्टेज आए तो ऐसी सूरत में आपकी मोटर डैमेज भी हो सकती है। तो जो एसी मोटर है उसकी स्पीड वोल्टेज कम ज़्यादा करके आप चेंज नहीं कर सकते। एसी मोटर के वोल्टेज कम या ज़्यादा करके उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकते। किसी के ज़हन में कोई सवाल है किसी एसी मोटर को कम ज़्यादा करने के बारे में? डिमर लगा लो, इसी तरह का जवाब आता है। डिमर से सवाल ये हो सकता है, सवाल ये आ सकता है डिमर के ज़रिए भी तो हम एसी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई एसी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो सकती? मैंने क्या कहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा करने से इसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिमर लगा है उसके अंदर एक सर्किट लगा होता है, उसके ज़रिए रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने से स्पीड डाउन हो जाती है। समझ आ गई है? इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा की जाती है। जो डिमर होता है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है। 10,000 ओम इसकी रेजिस्टेंस होती है। जब इसको 0 पे रखो उस टाइम पे पंखा फुल स्पीड पे चलेगा, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है। इसको आगे मूव करते जाओगे, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड कम होती जाएगी। वरना एसी मोटरों के अंदर वोल्टेज अप डाउन करके आप उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते। अब हम ये करना भी चाहते हैं और बिजली भी बचाना चाहते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? आपको मिसाल के तौर पे कूलिंग चाहिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड एसी से। आप जब एसी को ट्रिप करवाते हो, कंडेंसर में प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, एवापोरेटर में कम होता है, ठीक है। आपकी कैपिलरी दोनों साइडों से ओपन होती है। 24 डिग्री टेम्परेचर आया, हमें 24 से कम टेम्परेचर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 24 पे आपने कंप्रेसर बंद करवा दिया। इसके बावजूद थोड़ी देर तक, जब तक कंडेंसर में हाई प्रेशर है, दोनों साइड का प्रेशर बैलेंस नहीं होता, कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में स्प्रे होती रहती है, ठीक हो गया। तो कुछ देर फिर भी मज़ीद कूलिंग होती रहती है। आपके पास इतना इफेक्टिव उसका कंट्रोल नहीं है कि एक्चुअल जो चाहते हो उसके मुताबिक उसको कंट्रोल करवा सको। थोड़ी सी एक्स्ट्रा कूलिंग फिर भी कर देता है, जो आपको इजाफी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें वो मेंटेन रखने में उसकी एनर्जी एटलीस्ट इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुकी होती है। कंप्रेसर बंद करने से पहले ही उतनी एनर्जी, उतना प्रेशर जो मेंटेन है पहले से, वो करने में इस्तेमाल हो चुकी होती है। उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो दूसरा मेन मसला है वो ये है कि कंप्रेसर को जब आपने स्टार्ट देना है, कंप्रेसर को जब स्टार्ट देना, उसने 5 से 6 गुना, 3 से 6 गुना तक करंट ज़्यादा लेना है।
तीसरे नंबर पे कूलिंग काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई है, 28 27 सभी तक टेम्परेचर आ गए, 24 से बहुत क्लोज है। इसके बावजूद कंप्रेसर फुल स्पीड पे चल रहा है, कूलिंग फुल एफिशिएंसी के साथ कर रहा है कंप्रेसर, ठीक है। उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिजली भी उसी के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं जितना बिल्कुल कूलिंग नहीं है। आपने स्टार्ट किया है, उस टाइम पे जितनी स्पीड पे था, ट्रिप होने से पहले भी सादा एसी उतनी स्पीड पे ही होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ओवरऑल अगर देखा जाए तो पावर ज़्यादा कंज्यूम होती है। इन्वर्टर एसी में एक तो ये स्टार्टिंग में हाई करंट खींचता है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। बेनिफिट क्या होता है, जब उसने हाई करंट स्टार्टिंग में खींचना है, अगर किसी ने प्रॉपर तरीके से अच्छी वायरिंग नहीं की, अलग से मेन सप्लाई से एसी का कनेक्शन नहीं किया हुआ, या तार बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है, ठीक है, तो जिस तार का कनेक्शन एसी के साथ है, आपने कहा जी थोड़ी सी मोटी तार है, दूसरे कमरों की भी इसी से चलने की सप्लाई उधर से बाकी भी दे दी, जब एसी को स्टार्ट करोगे बाकी लोड एक बार हिल जाएगा। लोड से नहीं देनी, मेन से जो सप्लाई आ रही है वो देनी है, ठीक है। हैवी तार उसके लिए इस्तेमाल करनी है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्ट जब दिया जाता है एसी को, उस टाइम पे इन्वर्टर फुल स्पीड नहीं पकड़ता, आस्ता आस्ता चलता है, स्लो स्लो आस्ता आस्ता स्पीड पकड़ता, थोड़ी देर के अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर फुल स्पीड में आ जाता। क्लियर है। वो हाई करंट खींचना 5 से 6 गुना अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा वो इसमें नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया जी। इन्वर्टर एसी में जितना चाहिए आस्ता आस्ता उस पर आ जाएगा। दूसरी चीज़, फुल स्पीड पे चलेगा, उसकी फुल स्पीड सादे एसी से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, कूलिंग जल्दी मेंटेन होती है सादे एसी की निस्बत, ठीक है। समझ आ गई। यस। तीसरी चीज़, सादा एसी कूलिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है कमरे में, इसके बावजूद फुल स्पीड पे चल रहा होता है, फुल बिजली दिखा रहा होता है। सादा एसी इन्वर्टर एसी क्या करता है, जैसे जैसे कूलिंग मेंटेन होती है आस्ता आस्ता स्पीड एडजस्ट करता रहता है, फ्लो होता रहता है, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से सिर्फ बिजली इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी हद तक बिजली की बचत होती है। लेकिन ये सब होता कैसे है, मोटर को इस तरह का बना दिया जाता है, आप देखे तो एसी करंट हो, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक किट लगी है जो करंट को इस तरीके से बना के दे रही है कि आगे से इन्वर्टर मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह से, एक तो वोल्टेज इसमें कम ज़्यादा किए जाते हैं, दूसरा एसी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा मैंने कहा है नहीं हो सकती। उसका रीज़न होता है, क्या रीज़न होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। पाकिस्तान में जो मोटर इस्तेमाल होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 फ्रीक्वेंसी फिक्स है, जिसकी वजह से एसी मोटर स्पीड तब्दील नहीं करेगी, आप चाहे वोल्टेज डाउन करो चाहे अप करो, ठीक है जी। लेकिन इन्वर्टर में वोल्टेज कंट्रोल किए जाते हैं, साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल की जाती है। तो आपको फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की रेंज देख के पता चलेगा कि ये मोटर इन्वर्टर है या सादा है। सादा मोटर पे या सादा कंप्रेसर पे इस तरह का टैग लगा होगा, इसको सप्लाई कौन सी चाहिए, ठीक है। 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे फास्ट चीज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन वोल्टेज रेंज भी आमतौर पे चेंज होती है। किसी पे वोल्टेज रेंज शायद दी हो, किसी पे ना दी हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी दी होगी वोल्टेज एसी में, ठीक है। जो इन्वर्टर एसी है, कोई भी इन्वर्टर मोटर है, अब वो फैन है या कंप्रेसर है, इसमें क्या होगा के तौर पे किसी हो सकता है 50 से लेके 300 हर्ट्ज, ये अलामत होगी, तब्दील हो सकती है ये वैल्यू। इसका मतलब है कि ये वैल्यू तब्दील होती है इस रेंज के अंदर, 50 से लेके 300 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। समझ आ गई। या इस तरह से हो सकता है, या हो सकता है जी 25 से लेके 125 हर्ट्ज तक, 150 तक भी हो सकता है। ये मैं एक बता रहा हूँ, कुछ कंपनियों की ये वैल्यू होती भी है, लेकिन सबकी इसी तरह की सेम नहीं होगी,
ठीक है। किसी की कोई 30 से 125 26 27 तक भी हो सकती है। बहरहाल फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं होगी, एक बड़ी रेंज होगी फ्रीक्वेंसी की, कोई 100 पॉइंट अप डाउन एटलीस्ट, 50 पॉइंट अप डाउन एटलीस्ट होगी फ्रीक्वेंसी, 50 से 60 हर्ट्ज वाली नहीं होगी। इसमें तब्दील करने वाली राहत होगी साथ में कि ये फ्रीक्वेंसी इधर से लेके इधर तक तब्दील होती है इस मोटर में, और इसके वोल्टेज की भी रेंज दी होगी, इतने से लेके इतने तक इसके वोल्टेज तब्दील होते हैं। समझ आ गई है? जी सर। इस चीज़ से पता चलता है कि ये मोटर इन्वर्टर है, फ्रीक्वेंसी उस पर क्या दी हुई है। इन दोनों फैन मोटर इन्वर्टर नहीं लगाती, ज़्यादातर कंपनियां फैन मोटर इन्वर्टर है, सिर्फ कंप्रेसर इन्वर्टर लगाती है। फैन मोटर का बहुत ज़्यादा बिल नहीं आता, लेकिन कुछ कंपनियां जो है फैन मोटर भी इन्वर्टर लगाती है। ज़्यादातर